खूब ताली बजाइए, लगातार ताली बजा करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। आप सब स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। पूरे उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा 19 तारीख से प्रारंभ हुई है। ऐसे में भृगु की धरती बलिया से 19 तारीख से यह यात्रा आज 3 जनवरी को वशिष्ठी की पवित्र भूमि पर, जिसका समापन भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो जन मन के हृदय में राज्य करने वाले, जिनके नेतृत्व में पूरे भारत का जन जन एक एक कार्यकर्ता अपने को अनुप्राणित महसूस करता है, आज इस वशिष्ठी की पवित्र भूमि पर भारतीय जनता पार्टी उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता उन्हें अपना परिवार का सदस्य मुखिया मानता है, ऐसे स्वतंत्र देव सिंह जी का भी बस्ती की पवित्र भूमि पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जो लगातार इस रैली को संपन्न बनाने के लिए मैं हमारे अध्यक्ष जी हमेशा जल्दी में रहते हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, अपनी बात कहते रहेंगे। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप लोग। अब मैं परिचय कराए पे नहीं करूंगा किसी का, हो गया। जोरदार स्वागत करिए, जोरदार स्वागत करिए आप लोग। क्या करें, सीधे बुला, इस यात्रा को ऊर्जा देने वाले लगातार जिनका संयोजन रहा, जो एक कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, बस्ती के माननीय सांसद हैं, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगातार अपना ऊर्जा लगाने वाले यहाँ के लोकप्रिय सांसद से मैं चाहूंगा कि आए और हम सबको संबोधित करें। तो उनका समय नहीं, आप डायरेक्ट बोल दीजिए। देखिए, मैंने कहा कि किसी का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मोदी जी का, भाजपा का नारा लगाना है। बोलिए भारत माता की। अब एक बार फिर खड़ा होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप लोग स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब बैठ जाइए, अब बीच बीच में नारा नहीं लगाना भाई। अध्यक्ष जी स्मृति चिन्ह दे रहे हैं अध्यक्ष जी को। अभी हम बाद में बोलेंगे। आज बस्ती की पवित्र भूमि पर हम सबको जन विश्वास यात्रा के समापन अवसर पर, जन विश्वास यात्रा के समापन अवसर पर जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिलना है, ऐसे देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
हम सबके प्रेरणा स्रोत और जिन्होंने बस्ती की बराबर चिंता की है। आप सबको पता है, मोदी सरकार आने के पहले बस्ती जैसे इतने पुराने जिले में, इतने ऐतिहासिक जिले में आज तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। भारत सरकार ने एक योजना बनाई कि अलग अलग प्रदेशों में कुछ जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाना है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं गया, निवेदन किया और मैंने कहा, अध्यक्ष जी हमारा बस्ती बहुत पिछड़ा है, बस्ती के लोगों को दवा कराने के लिए लखनऊ, दिल्ली, बनारस जाना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज दिया था। हमारे पार्टी के सभी सांसद थे, 30 मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव गया था, लेकिन उस 5 मेडिकल कॉलेज में आपने बस्ती के ऊपर आशीर्वाद करके बस्ती में मेडिकल कॉलेज दिया। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, एक बार खड़े होकर के बस्ती के मेडिकल कॉलेज के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप लोग स्वागत करिए। टीएन पाठक जी, हमको डिस्टर्ब होता है भाषण देने में, 2 मिनट से। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां पर आगमन हुआ, हम सबका सौभाग्य है। लगातार जन विश्वास यात्रा जो बलिया से 19 दिसंबर को निकली, वो यात्रा 1 तारीख को बस्ती में पहुंची। 1 से लेकर के आज तक जगह जगह स्वागत हुआ और आज यहां पर समापन समारोह में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बस्ती की पुण्य भूमि पर स्वागत, अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि 2014 के पहले जो बस्ती था, 2014 से लेकर के 2021 लगभग 7 साल हुआ है। इन 7 सालों में बस्ती जितना 65 सालों में विकास किया था, उससे कहीं ज्यादा विकास इन 7 सालों में मोदी और योगी की सरकार में हमारा बस्ती किया है। यहाँ पर अटल आवासीय योजना भी बन रहा है। यहाँ पर मुंडेरवा शुगर मिल माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करके गए थे और जब हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट बैठक में नई शुगर मिल बनवाने का निर्णय लिया, वो भी चालू हो गया है। यहाँ पर कई हाईवे बने हैं, तमाम ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, तमाम ऐसे कॉलेज भी बने हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कई हॉस्पिटल भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने बनाए हैं। मैं अपनी तरफ से आपका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं अपने संचालक महोदय को पुनः आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुखिया, हम सबके नेता, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी से मैं आग्रह करता हूं कि आएं और हम कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव, हर हर। आपके बीच में अध्ययन काल से ही राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों के मंत्री रहे, मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री और कई विभागों के मंत्री रहे, वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, तेजस्वी और लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके बीच में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उपस्थित हैं। तालियों के गड़गड़ाहट से आप सब स्वागत करेंगे, हृदय से वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे आप सब। हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी, इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद हरीश द्विवेदी जी, मंच पर हमारे जिलाध्यक्ष महेश जी, हमारे सभी मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसदगण, सम्मानित विधायक और सभी लोगों को, और यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन के
शीश झुकाकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, परिवर्तन यात्रा लेकर आप सबके बीच में हम सब आए थे और परिवर्तन यात्रा में मैं बोला, हम लोग आग्रह किए थे न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की भाजपा सरकार। आपने भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार आपने दिया और भाजपा सरकार बनाया और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी राज्य के मुख्यमंत्री बने और राज्य के अंदर हम सब लोग कह सकते हैं कि जो 12 बजे दिन में और शाम को बेटियों को उठा लेते थे, छेड़ते थे, स्कूटी छोड़ा लेते थे, आज मैं कह सकता हूं कि 12 बजे रात में अपने मां के साथ बेटी अपने घर पहुंच सकती है, कोई गुंडा उसको नहीं छेड़ सकता है। इस प्रकार की कानून व्यवस्था है राज्य की। इन्हें मित्रों, बिजली की समस्या का समाधान हुआ। पहले 5-6 राज्यों में वीआईपी राज्य थे, जिले थे जिसमें लाइट आती थी। जब हरा थका किसान घर पहुंचता था तो बीबी का शकल भी नहीं देख पाता था और बिना रोशनी के 8 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता है। लेकिन आदरणीय योगी जी आते ही 24 घंटा लाइट दिया। मित्रों, अब थका हरा किसान जब घर पहुंचता है, मजदूर घर पहुंचता है, तब बीबी बिजली की रोशनी में बीबी की शकल कर भोजन, बीबी का शकल देखकर भोजन करता है तो 2 रोटी के बजाय वो 8 रोटी खा लेता है। ऐसी राज्य की व्यवस्था है। मित्रों, पहले बिजली का तार लोग पकड़ते थे, करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ने में करंट आता था। आदरणीय कोरोना महाकाल, कोरोना के काल में मित्रों आप कल्पना करिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे संगठन को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष दुनिया में नहीं मिलेगा। मित्रों, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए वर्चुअल उन्होंने किया और उस समय सभी पार्टियां घर में छिपे हुए थे, एक भी दल का कोई नेता बाहर नहीं निकल रहा था। उस समय गरीबों का, मजदूरों का सेवा कैसे होगा? आपने आह्वान किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने, कि अपने घर से सभी बूथ के कार्यकर्ता 5-5 पैकेट भोजन और अपने घर अपने हाथ से बनाकर लोग वितरण करेंगे। मित्रों, राज्य के उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता प्रवासी मजदूरों के लिए सड़कों पर निकला। पहला ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकर्ता हैं कि जो सड़कों पर निकले। मैं हृदय से स्वागत करता हूं कार्यकर्ताओं का, और किसी दल के कार्यकर्ता नहीं निकले। मिलो, मैं आज के इस अवसर पर अब 9 तारीख को इस जन विश्वास यात्रा है, जो जन विश्वास महारैली लखनऊ के अंदर होगा, आदरणीय मोदी जी रहेंगे। अब उसी रैली में सभी रथ हुई लखनऊ पहुंचेंगे। मित्रों, आज इस क्षेत्र के रैली के जन विश्वास यात्रा के समापन के अवसर पर आदरणीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं। हम सब पुनः हृदय से उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सब कमल खिलाओगे ना? पक्का कमल खिलाओगे? तो एक बार मैं बोलूंगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा। कमल, कमल, कमल। पीछे तक जोर से आवाज बोलो, कमल, 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 कमल। कभी भी लक्ष्मी साइकिल पर बैठ कर नहीं आती है, कभी भी लक्ष्मी हाथी पर बैठ कर नहीं आती है, कभी भी लक्ष्मी पंजे पर बैठ के नहीं आती है। लक्ष्मी तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती है। मित्रों, इसलिए कमल रूपी बटन को दबाओ और समृद्धशाली भारत और देश को मजबूत करो। ही निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। ये बस्ती की धरती है, वीरों की धरती। हमारे बीच में हम पूरे देश के मुखिया हमारे, जो पहली बार जब यहां मंत्री होकर आए थे तो हरीश द्विवेदी जी ने कहा था कि हमें एक स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज चाहिए। तत्काल आपने मेडिकल कॉलेज वहां बनवाकर आज बस्ती का नहीं पूरे पूर्वांचल की सेवा कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय अध्यक्ष अपने बीच में है। आप एक बार जोरदार तालियों से खड़े होकर स्वागत करेंगे। जब वो स्टेज पर आएंगे तब तक आप लोग खड़े रहेंगे, करतर तालियों से स्वागत करते रहेंगे। एक बार खड़ा होकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप लोग स्वागत करिए। मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी।
आप लोग सब लोग खड़े हो जाइए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। आज के आप लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनिए, यह अवसर बार बार नहीं आता है। आप लोग शांति से सुनिए, जहां ताली की जरूरत होगी वहां ताली बजाइएगा। आज के इस जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, संसद में मेरे साथी और हमारे वरिष्ठ नेता शिव प्रताप शुक्ला जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे वरिष्ठ साथी और आपके लोकप्रिय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, हमारे संसद में मेरे साथी जयप्रकाश निषाद जी, हम सबके बहुत ही वरिष्ठ साथी और जिनसे बहुत कुछ मैंने समझा और सीखा, लोकप्रिय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, हमारे अष्टभुजा शुक्ला जी, हमारे युवा काल से साथी अरविंद मेनन जी, जो चुनाव के देखरेख को यहाँ संभाल रहे हैं, और हमारे वरिष्ठ साथी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी, जिला अध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी, अशोक सिंह जी, पीएन पाठक जी, संजीव राय जी, संजय गुप्ता जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, हमारे विधायक श्री दयाराम चौधरी जी, हमारे जायसवाल जी, संजय प्रताप जी, चंद्र प्रकाश शुक्ला जी, अजय सिंह जी, रवि सोनकर जी, रूपम मिश्रा जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष दादा विजय सेन सिंह जी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ तिवारी जी, सम्मानित मंच, और यहाँ इस कोहरे की ठंड को झेलते हुए इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मुझे खुशी है कि मैं आज बस्ती में, जो महर्षि वशिष्ठ जी की पवित्र भूमि है और जो कबीर दास जी की पवित्र भूमि है, ऐसी पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं ऐसी पवित्र भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। हम जानते हैं कि यह क्रांतिकारी भूमि, जहां सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपनी जान का बलिदान दिया आजादी के लिए, ऐसे क्रांतिकारी भूमि को भी और उन क्रांतिकारी भाइयों को भी मैं नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। ये जन विश्वास यात्रा जो उत्तर प्रदेश में 6 स्थानों से शुरू हुई थी और इसका समापन आज मुझे 2 स्थानों पर करने का मौका मिल रहा है। लगभग सभी स्थानों में होने में 403 विधानसभाओं से घूमती हुई, 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों से संपर्क करती हुई यह यात्रा अपने अपने स्थानों पर समापन की ओर चली है। और आज मैं बस्ती में इसके समापन समारोह में आया हूं। यह जन विश्वास यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है, इसको सारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जन समर्थन मिला है। बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आए। बड़ी संख्या में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सीधा इस यात्रा के साथ संपर्क
उनका हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों से एक मौलिक प्रश्न पूछना चाहता हूं राजनीति की बारीकियों को समझाने के लिए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है और ये हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं जो छाती ठोक करके जन विश्वास यात्रा में निकले हैं। क्या अखिलेश जी हिम्मत कर सकते हैं ऐसी जन विश्वास यात्रा निकालने की? क्या बहन मायावती जी कभी हिम्मत कर सकती हैं कि वो जन विश्वास यात्रा निकाले? यह भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के संस्कृति का अंतर है। ये छाती ठोक करके कहने की ताकत, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत भारतीय जनता पार्टी में है, किसी और राजनीतिक दल में नहीं है। सब खोखले हैं, ऊपर से नीचे तक ढन ढन बोल रहे हैं, अपने ही नेता, अपने ही ताली, अपनी ही कवाली, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मित्रों, ये जन विश्वास यात्रा के महत्व को समझो। ये हमारी पार्टी है, ये कमल के फूल, जो ये ताकत और हिम्मत के साथ जा सकते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने लोगों को जोड़ा है, उन्होंने लोगों को बांटा है। हमने लोगों को कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जिन्होंने हमारा समर्थन नहीं भी किया, वहां भी उज्ज्वला का उज्ज्वल पहुंचाया है, यह हमारी ताकत रही है। जिन्होंने हमारा समर्थन नहीं भी किया, उनको भी आयुष्मान की ठंडक पहुंचाई है और उनकी सेवा की है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? हमें धर्म पर बांटा। बोलो, बांटा कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटा? नहीं तो आप बताओ, ऐसे अच्छे मौसम में जिन्ना को याद करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों पड़ गई? इसलिए क्योंकि याद आ जाए, इसलिए कि धर्म पर बट जाओ, इसलिए कि धर्म के नाम पर वोट दो। जिन्होंने देश का विभाजन किया, उनके नाम को लेकर के आज भी समाज को बांटने पर जुड़े हैं। ये है अखिलेश की सरकार और ये है अखिलेश के लोग। ये हमको समझना चाहिए। आप बताइए, जाति के नाम पर बांटा कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटा? पूछा कि नहीं तुम अगड़े हो कि पिछड़े हो? पूछा कि नहीं पूछा? हमसे एक पत्रकार ने पूछा, मैंने कहा उनके साथ कुछ विशेष लोग हैं। बोले कौन से लोग हैं? मैंने कहा आप भी जानते हो। यह जातियों में बांटने का काम आपका है। हम अपने मुंह से इस तरीके के शब्द नहीं निकालते हैं। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप देखिए, इन्होंने सिर्फ परिवार का ही स्वार्थ सिद्ध किया कि नहीं किया? सिर्फ परिवार का। हमने सबका ख्याल रखा, सबको बढ़ाया। इन्होंने परिवार का ही स्वार्थ सिद्ध किया। और झूठे वायदे, आजकल अखिलेश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनका अतीत क्या है? उनका इतिहास क्या है? जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिया क्या है? ये अतीत ही तय करता है कि भविष्य में कोई क्या करेगा। योगी जी की सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से जो पिछले 5 साल में किया है, वही ताकत बनेगा कि हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, ये तय करेगा। इसको हमको तय करना चाहिए। मित्रों, मैं दूसरी राजनीति की बारीकी आपको समझाना चाहता हूं। मोदी जी के आने के बाद फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा
कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, उनकी आजकल हालत खराब है। क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स को मोदी जी ने समाप्त कर दिया, विकासवाद को ले आए, सबका विकास करने पर लग गए। और इसलिए चाहे जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, ये सारे के सारे धाराशाही हो गए। न जातिवाद रहा, न वंशवाद रहा, न परिवारवाद रहा, और न ही तुष्टीकरण अब चलेगी। अब चलेगा तो राजनीति को समझने वाले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी बात को आगे लेकर के चलने लगे। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। उनके पल्ले क्या है? उनके पल्ले कुशासन है। हमारे पल्ले क्या है? सुशासन है। हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, वो कहते हैं बैड गवर्नेंस। कुछ लोगों को हिस्सा देना और कुछ लोगों को हिस्सा देकर के राजनीति करना, यह उनकी तरीका है। मित्रों, यहां जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, बैठे हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, और जो मेरी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बाहर जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व होना चाहिए कि आज अकेली भारतीय जनता पार्टी है ऐसी जिसके पास नेता है, जिसके पास नीति है, जिसके पास नीयत है, जिसके पास आप जैसे कार्यकर्ता हैं, और जिसके पास कार्यक्रम है, और जिसके पास विकास की योजना है, और जो सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखता है। किसी और पार्टी के पास नहीं है। मैं नेता की बात करूं तो मोदी जी से लेकर, योगी जी से लेकर, यहां पर स्वतंत्र देव हो, चाहे हरीश द्विवेदी हो, चाहे जगदंबिका पाल हो, चाहे जयप्रकाश निषाद हो, चाहे और हमारे सांसद और विधायक और मंत्री हो, एक झड़ी लगी है, एक लड़ी लगी है नेताओं की। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनके पास मैं अकेला ही चला था, अकेला ही हूं। कोई नेता नहीं, कोई नेता को बनना नहीं है। बनेगा तो उनका युवराज बनेगा, तब तक इंतजार करो, कोई पूछने वाला नहीं। ये परिवारवाद की पार्टी का एक, जिसको हम कहते हैं कि जो उन्होंने मुसीबत सही है। लेकिन हम अगर अपनी पार्टी की बात करें तो हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, नीयत भी है। नीयत, उनकी तो नीयत ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। हमारे पास कार्यकर्ता है, उनके पास तो वो हैं जिनको ये लालच लगा हुआ है कि अगर उनकी सरकार आती है तो थाना तुम्हारा, सब डिवीजन तुम्हारा, फलाना तुम्हारा, ये तुम्हारा। ये माफिया राज के लोग हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है। ये ध्यान में रखना, इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमारे यहां इस चुनाव में फर्क साफ दिखता है। मोदी जी के जमाने में और योगी जी के जमाने में आज सीधे पैसा लोगों के खाते में जाता है, सीधा पैसा उनके खाते में जाता है। और जब अखिलेश का जमाना था तो सीधा पैसा उनके खाने के लिए जाता था, वही खाया करते थे, अपना ही उपयोग करते थे, किसी और का उपयोग नहीं करते थे। जनधन योजना के तहत जब लोगों ने मजाक उड़ाया कि मोदी जी क्या जनधन योजना चला रहे हो, अरे कोरोना के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपए पूरे 3 महीना लॉकडाउन में सीधा पैसा उनके खाते में पहुंचाया। ये मोदी जी की योजना रही, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ये परिवर्तन है। कल मुझे पता लगा, योगी जी बोल रहे थे और उसके पहले अखिलेश जी बोल रहे थे हम इतने यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अरे जो बिजली ही नहीं दे सका वो बिजली के बिल को मुफ्त कहां करेगा, इसको भी समझना चाहिए।
ये तो मोदी जी हैं और उसको योगी जी ने इंप्लीमेंट किया है। बोलो 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? जब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए तो इन लोगों ने उपहास उड़ाया था। आज दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली रहती है। ये योगी जी ने करके दिखाया, मोदी जी के आशीर्वाद से। ये हमको समझना चाहिए। 2,81,000 घरों में 81 लाख घरों में बिजली थी ही नहीं। 2,81 लाख घरों में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव में भारत में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 18,000 गांव में 1,000 दिन में बिजली पहुंचाई और 2,81,00,000 घरों को बिजली पहुंचाई। ये हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी 80 लाख ऐसे घर थे जहां बिजली नहीं थी। उनको भी बिजली पहुंचाने का काम योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत किया। ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आजकल लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। कोई कहता है मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़ूंगी। जरूर लड़िए, किसने मना किया है? लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आजाद भारत में 70 साल तक 11 करोड़ बहनें अपने दैनंदिन जीवन में शौचालय जाने के लिए गांव के बाहर जाती थी? तब आपको शर्म नहीं आई? आपको महिलाओं की इज्जत की चिंता नहीं हुई? आपको बालक बालिकाओं की चिंता नहीं हुई? ये मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय बनाकर, उनकी इज्जत घर बनाकर उनकी इज्जत की रक्षा की है। इस बात को समझना चाहिए। आज कहते हैं मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, मैं। अरे लड़ो ना भाई, किसने मना किया है? लेकिन ये 11 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ परिवार, 11 करोड़ माताएं बहनें, 11 करोड़ बच्चे जो खेतों में जाया करते थे दैनंदिन जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनको उनकी आवश्यकता को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,95,00,000 इज्जत घर बना करके 1,95,00,000 परिवारों का और महिलाओं का इज्जत की चिंता की। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज हमें भरोसा है मोदी जी पर और योगी जी पर। भ शुरू होता है जो हम लोगों ने भत्ता दिया उसको ध्यान में रख करके। अ आता है आवास के लिए, र आता है राशन के लिए और स आता है सुरक्षा के लिए। भरोसा है तो भत्ता भी है, आवास भी है, राशन भी है और सुरक्षा भी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, बीजेपी के लिए ही, बीजेपी ने ही जनता की बात सोची है। उनका तंत्र क्या है? उनका तंत्र है दंगों का तंत्र, उनका तंत्र है भ्रष्टाचार का तंत्र, उनका तंत्र है तुष्टीकरण का तंत्र, उनका तंत्र है माफिया राज का तंत्र और उनका तंत्र है परिवारवाद का तंत्र। और हमारा मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो बांट रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। आज बहुत सी चर्चा होती है, मित्रों मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपने जो किया है वो तो याद दिलाना मेरा काम बनता है ना। आप तो नहीं रखोगे अपना रिपोर्ट कार्ड, लेकिन मैं तो रखूंगा रिपोर्ट कार्ड आपका। आप ही थे ना जिनके दौरान खनन माफिया दंदना रहे थे। आप ही है ना अखिलेश जी जिनका मंत्री खनन माफिया में संलिप्त होकर के आज भी जेल में है, आज भी जेल में है। यह है आपका रिपोर्ट कार्ड। आपका रिपोर्ट कार्ड है गोमती अपफ्रंट पर 1600 करोड़ रुपए का घोटाला, 1600 करोड़। छोटा मोटा नहीं, हाँ छोटा मोटा नहीं, 1600 करोड़।
इनके लिए मामूली सी बात है। सीबीआई की एफआईआर, घोटाला, घोटाले पे घोटाला, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इन्होंने युवाओं को कहा हम आपको लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे। 15 लाख लैपटॉप खरीदे गए, 15 लाख लैपटॉप, और बटे कितने? 6,25,000, 6.25 लाख बटे। बाकी कहां गए? बाकी लैपटॉप कहां गए? हमारे स्वतंत्र देव जी कह रहे सैफई। अरे वहां भी चले गए होते तो भी मान लेते, वो तो किसी एक के हाथ में चले गए। घोटाला उसी तरीके से अगर मैं बात करूं योगी जी की, तो अभी उन्होंने 25 दिसंबर को घोषणा किया 1 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटे हैं, और आगे चलकर 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। 1 करोड़। जो कहा है वो किया है और करेंगे, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, इनका रिपोर्ट कार्ड आप लोग याद रखिए। इसलिए देखो, एक बात मैं बताऊं, आज अभी आपको धूप अच्छी लग रही है? लग रही है कि नहीं लग रही है? थोड़ी देर पहले कोहरा था कि नहीं था? अंधेरा याद रखोगे तो उजाले का मजा लोगे, ठंड याद रखोगे तो सूरज की उष्णा का मजा लोगे, जो अभी ले रहे हो आप। इनके जमाने को याद करोगे तो आज आप खुशहाल दिखोगे। इनके जमाने में 5 साल में 700 दंगे हुए, 700 दंगे, पलायन हुआ, लोग घर छोड़ करके गए। मां बेटियां घर से सूर्यास्त के बाद निकल नहीं सकती थी। आज सरेआम अच्छी तरीके से, हिम्मत के साथ, सम्मान के साथ रात के 12 बजे तक घूमती हैं और इज्जत के साथ चलती हैं। ये योगी जी की सरकार ने दिया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, आपको इनका रिपोर्ट कार्ड रखते हुए मैं बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं। अखिलेश जी, आपने 15 आतंकवादियों को बचाने के लिए उनके केस विड्रॉ किए थे। 15 आतंकवादी ऑन रिकॉर्ड। ये इनका चेहरा है, मैं चेहरा दिखा रहा हूं आपको। आपको एक आतंकवादी पकड़ में आता है तो आपके ध्यान में राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत होकर के आप कितने खुश हो जाते हैं। और ये रक्षक बने भक्षक, ये रक्षक बने भक्षक। उस दिन 15 आतंकवादियों को छोड़ने का श्रेय अखिलेश जी को जाता है, मेरा गंभीर आरोप है। और कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। 4 को सजाए मौत हुई, बाकियों को आजीवन कारावास हुआ। बोलो, ऐसी सरकार लाओगे क्या? लानी है क्या ऐसी सरकार? मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि रिपोर्ट कार्ड ध्यान में रखो। ये राजनीति ऐसे नहीं है, कुर्सी पर बैठने नहीं आए, किसी कुर्सी से चिपकने नहीं आए। उत्तर प्रदेश को सबसे उत्तम पहुंचाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है। 22-24 करोड़ की जनसंख्या, ये जब आगे बढ़ती है और उछाल लेती है तो देश आगे बढ़ता है, इसको समझना चाहिए। और मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी की तपस्या से इसको हम जमीन पर उतारने के लिए लगे हैं, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम एक वैचारिक पार्टी हैं। सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं, विचारों को इंप्लीमेंट करने आए हैं। 70 साल से बताओ, जवाहरलाल नेहरू की गलती, जवाहरलाल नेहरू जी की गलती, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। धारा 370 जम्मू कश्मीर को अभिन्न बनाने से रोक रहा था। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमने विचारों की लड़ाई लड़ी, हमने विचारों की लड़ाई लड़ी और हमने सफलता हासिल की है।
हम सफल हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा 256 कानून भारत के जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। वहां आदिवासियों को, ट्राइबल को राजनीतिक आरक्षण नहीं था। वहां महिलाओं को उत्पीड़न का कानून लागू नहीं था। वहां बच्चों के साथ सेक्सुअल क्राइम के कारण जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा नहीं थी। ये अमानवीय व्यवहार था। धारा 370 समाप्त हुई। अब भारत के सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गए। ये हमको ध्यान में रखना है। बताओ, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? बताओ, इन्होंने राम भक्तों को हर तरीके से प्रताड़ना दी थी कि नहीं दी थी? आजकल अखिलेश जी घंटी बजा रहे हैं मंत्रों में। ये घंटी बजा रहे हैं। अरे इनको मजबूर घंटी बजाने के लिए किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया और तुम मजबूर हुए घंटी बजाने के लिए। ये ध्यान में रखना चाहिए। आजकल मुझे बड़ी खुशी होती है, जिन लोगों ने कभी आचमन करना नहीं सीखा, जिनको चरणामृत पीने नहीं आता था, आजकल वो भी चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। ये किसने सिखाया? ये किसने सिखाया? हाँ, और राम जन्मभूमि को लटकाना, अटकाना, भटकाना किसने किया? इनका नेता सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे कि ये फैसला टाल दो, इससे बीजेपी को फायदा होगा। उनको राम की चिंता नहीं थी। आजकल बैठे हुए हैं आराम से। राम की चिंता की होती तो आराम नहीं मिलता। अब आराम करो। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की इच्छा शक्ति रही और आज अब भव्य राम मंदिर वहां पर अयोध्या में बन रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं। विचारों की लड़ाई करते हुए विचार को भारत में प्रतिस्थापित करने आए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा के तट पर काशी में डुबकी लगा करके, पूजा अर्चना करके, हमारे काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके, काशी विश्वनाथ का मंदिर, भव्य मंदिर, उसका शुभारंभ किया, यानी उसका उद्घाटन किया। यह हम सबको मालूम है। लेकिन याद रखो, 25 सितंबर 2015 को गंगा के घाट पर संतों पर लाठी चलाने का काम अखिलेश की सरकार ने किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं बहुत लंबी कहानी सुना सकता हूं। आजकल लोग बहुत किसान नेता की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने, किसान नेता बहुत हुए, बहुत नाम हुआ, बहुत लोग हुए, लेकिन जो काम किसानों के लिए मोदी जी ने किया वह किसी ने नहीं किया। यह मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। एग्रीकल्चर का बजट 22,000 करोड़ रुपए था। आज एग्रीकल्चर का बजट 1,23,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि परसों 1 तारीख को मोदी जी ने 10वीं किस्त रिलीज की है। 1,80,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचाया है और 1 तारीख को 20,000 करोड़ रुपए दिए 10 करोड़ किसानों को। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, भैया मेरी जिंदाबाद मत करो, बीजेपी की जिंदाबाद करो। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, सॉइल हेल्थ कार्ड, 29 करोड़ लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल चुका है।
आज किसान पेंशन लेने लगा है। कभी सोचा था कि किसान पेंशन लेगा? यह मोदी जी के राज में ही संभव हुआ है कि किसान पेंशन लेने लगा है। 2400 की खाद की बोरी अब 1200 रुपए में मिल रही है, यानी एक बोरी मुफ्त मोदी जी की तरफ से आपको मिल रही है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, चाहे किसान की बात हो, चाहे और कोई बात हो, हर बात को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने और योगी जी ने उसको इंप्लीमेंट किया है, ये मैं कहना चाहता हूं। आज यहां उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती पर राजनीति होती है, गन्ने की खेती पर राजनीति होती है। मैं यहां दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 67 लाख गन्ने की खेती करने वाले किसान हैं और योगी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान किया है। 1,40,000, 11,000 करोड़ रुपए उन्होंने भुगतान किया है अखिलेश की सरकार का। उधार छोड़ गए थे, दिया नहीं था, वो अभी योगी जी ने दिया है। मायावती जी की सरकार में 21 चीनी की मिलें कौड़ियों के भाव बेच दी गई और 18 चीनी की मिलें बंद हो गई थी। अखिलेश जी की सरकार में 11 चीनी की मिलें बंद हो गई थी और योगी जी के समय में 3 चीनी की मिलें शुरू हो गई हैं और 54 डिस्टिलरीज चल रही हैं। सबसे ज्यादा इथेनॉल, सबसे ज्यादा पेराई और सबसे ज्यादा गन्ने की खेती आज उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये भी हम सबको ध्यान में रखना है और इसको हमको आगे जनता तक पहुंचाना है। जब मैं डबल इंजन की सरकार बोलता हूं तो कहने के लिए नहीं कहता हूं। कभी सोचा था कि अटल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी? आज अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कि एक एम्स लाने का मतलब क्या होता था। आपने यहां बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जाओ गांव गांव सुना दो। सपने में भी आपने नहीं सोचा होगा कि कभी गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनेगा। ये छोटी घटना नहीं है। मैं अखिलेश की सरकार में भी बतौर स्वास्थ्य मंत्री गोरखपुर आया हूं। मैंने वहां का वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी देखा है। वहां पर जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बच्चे हर साल मरा करते थे। यहां जगदम्बिका पाल जी हैं, हरीश द्विवेदी जी हैं, इनके इलाकों से निषाद जी हैं, इनके इलाकों से सैकड़ों की संख्या में लोग आया करते थे। मोदी जी के आशीर्वाद से मैंने वहां पर ऑल इंडिया वायरल इंस्टीट्यूट दिया और आज जापानी बुखार लगभग समाप्त है। आप लोग भूल गए जापानी बुखार क्या होता है। ये फर्क है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में दिया है। ओपीडी शुरू हुई, अब पूरा का पूरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्शन में है, वहां काम शुरू हो गया है। जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1960 में दिल्ली में बनाया था और 2017 में मोदी जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास किया और 2020-21 में उसको उद्घाटन किया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं स्वास्थ्य के दृष्टि से कुछ चर्चा करना चाहता हूं। हरीश द्विवेदी बोल रहे हैं। मैं हरीश द्विवेदी जी को भी और जगदम्बिका पाल जी को भी, ये दोनों मेरे को संसद में जब मिलते थे तो मैं हमेशा कहता था मैं रास्ता कहां से इधर उधर हो लूं, क्योंकि ये सामने से आएंगे तो पहले कहेंगे मेरा मेडिकल कॉलेज, मेरा मेडिकल कॉलेज। आज मुझे खुशी है कि मैं ये कह सकता हूं कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थ नगर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज और महाराजगंज के पास भी पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। 2014 में उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की जनसंख्या, 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज मोदी जी के राज में 59 मेडिकल कॉलेज हैं, 59 मेडिकल कॉलेज। हर जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। यह स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। यह छोटी घटना नहीं है मित्रों। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग ये काम करते हैं
और जिन लोगों ने इस काम में रुकावटें दी हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी है। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था, अखिलेश जी की सरकार थी, लखनऊ से गोरखपुर तक आता था, लौट करके चला जाता था, कहीं सीएमओ से मुलाकात होती थी तो लगता ही नहीं था कि मैं किसी सीएमओ से मिल रहा हूं, क्योंकि ना उसको आता था, न पता था, न जानकारी थी, न कुछ था। यह स्वास्थ्य का हाल था। आज अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो 1.25 करोड़ परिवार को आयुष्मान भारत से उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपके खुशीनगर में 260 करोड़ रुपए की इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बोलो बना है कि नहीं बना है? डायरेक्ट फ्लाइट आने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? आप अब बुद्ध सर्किट के तहत आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पूर्वांचल का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, दुनिया का 5वां नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। विकास की नई कहानी हर तरीके से रची गई है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा हाईवे एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, ये सारे के सारे योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और मुझे खुशी है कि आपके यहाँ भी एक चीनी मिल, यहाँ पर भी मुंडेरवा में, वह भी लगभग 386 करोड़ रुपए की लागत से चीनी मिल खुल रही है। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आपकी उंगली में कितनी ताकत है आप समझो। गलत जगह उंगली दब जाती है तो माफिया राज हो जाता है, गलत जगह उंगली दब जाती है तो दंगे हो जाते हैं, गलत जगह उंगली दब जाती है तो महिलाओं का सम्मान चला जाता है, सही जगह उंगली दबती है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है, सही जगह उंगली दबती है तो मेडिकल कॉलेज की बाहर लगती है, सही जगह उंगली दबती है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, सही जगह उंगली दबती है तो चीनी की मिल खुल जाती है। यह हमको समझना चाहिए। आप बताइए, आपके विकास के लिए जो योजनाएं लेकर के भारत सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद और योगी जी के द्वारा उसको जो धरती पर उतारा गया है, उसको आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पीछे से मुझे आवाज चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये है जन विश्वास यात्रा, ये है जनता का विश्वास। इस विश्वास पर हम आगे बढ़ रहे हैं, काम के आधार पर बढ़ रहे हैं। और आप सबसे मैं यही निवेदन करने आया हूं, जाइए गांव-गांव जाइए, घर-घर जाइए, विश्वास का सेतु बनिए, अहम मत रखिए, प्रेम से, सम्मान से वोटर को जोड़ करके एक मजबूत उत्तर प्रदेश बनाइए और देश के विकास में अपना पूरा योगदान कीजिए। ये मैं आपको निवेदन करने आया हूं। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस यात्रा से जन जन तक पहुंचे हैं और आगे भी आप इस यात्रा से जो आपने बातें सुनी हैं, समझी हैं, उसको आप नीचे तक उतारेंगे और जनता का विश्वास हासिल करके एक मजबूत सरकार कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। बोलिए भारत माता की। आप सभी से निवेदन है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रथ पर बैठ करके कुछ दूर जाएंगे, उसके बाद समाप्त होगा। आप सब ये जो बैरिकेटिंग लगा हुआ है पर्दा, इसके सामने आ जाइए, रथ के सामने झंडा लेकर के, झंडा लहराते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कुछ दूर तक जाना है। उसके बाद ये आज जन विश्वास यात्रा समाप्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।